सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं मॉडल्स का अगला भाग। अभी तक देखिए हम वर्ब चैप्टर की ये 4th क्लास है और मॉडल्स की ये 3rd क्लास है। ठीक है जी, क्योंकि पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था वर्ब के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मॉडल्स के ढांचे की। देखिए होता क्या है आप में से जो अधिकतर लोग हैं, जब वो मॉडल्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि कैन कहाँ आएगा, कुड कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, वुड कहाँ आएगा। पढ़ना ये भी है, लेकिन आपने अभी तक देखा होगा कि हमने 2 भाग यानी कि 1-1 घंटे की 2 क्लास हम ले चुके हैं और अभी तक हमने कहीं पर भी ये बात नहीं की है कि मॉडल कैन कहाँ, कुड कहाँ, विल कहाँ, वुड कहाँ। मॉडल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें इस बात के ऊपर ध्यान दें आप कि कैन कब, कुड कब, विल कब, वुड कब। ये तो 1.5 घंटा पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा मॉडल 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मॉडल के दूसरे एस्पेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू कि कैन काट के कुड कब और कुड काट के कैन कब। तो अभी आज की क्लास बहुत ही ऐतिहासिक क्लास है मॉडल की, ध्यान रखिएगा। पिछली 2 क्लासेस में हमने पहली चर्चा की मॉडल्स कौन होते हैं, 13 होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, थोड़ा सा स्पीड से लिखूंगा। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, मे, माइट और मस्ट, यूज टू, ought to, नीड नॉट और डेयर नॉट। ये तो होते हैं मॉडल्स। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी सेमी मॉडल्स। कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें 3 हैं आपके हेड बेटर, हेड रेदर, हेड बेटर, हेड रेदर, हेड सूनर, वुड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर। सबसे पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि मॉडल्स कौन होते हैं, सेमी मॉडल्स कौन होते हैं। दूसरी बात फिर हमने पढ़ी थी कि मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। दूसरी बात हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी थी कि ये हेल्पिंग वर्ब तो होते हैं, सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम नहीं करते। ये पॉइंट भी हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी बहुत अच्छे से कि मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के बाद आने वाली जो पहली वर्ब है वो V1 में आएगी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ बीच में एडवर्ब आ सकती है इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की। हमने ये भी पढ़ा था कि मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के बाद यदि सब्जेक्ट आए तो यहाँ V1 आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली पर डालता है, पहली दूसरी पर डालता है। तो ऐसे में हमने ये भी बताया था आपको कि इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच कोई रिश्ता नहीं होता। तो हमने बहुत बारीक पहलुओं पर मॉडल के चर्चा की है, कोई 1-2 चीज़ नहीं की है हमने बहुत बारीक पहलुओं पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है।
अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे चलते हैं। देखिए, एक चीज तो आप परमानेंट ध्यान रखिए। पहली चीज ये है कि मॉडल्स व सेमी मॉडल्स, मॉडल्स व सेमी मॉडल्स में, मॉडल्स व सेमी मॉडल्स में कोई छेड़खानी अलाउड नहीं होती। देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। वो कह रहा है जो मॉडल्स होता है या जो सेमी मॉडल्स होता है इसमें कोई भी छेड़खानी अलाउड नहीं होती। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एक मॉडल है O2, ठीक है। अब ये मॉडल है, इसके बाद V1 आएगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यदि मैंने कहा we ought respect our elders, एक एक पॉइंट समझना बच्चों। देखो, जो छेड़खानी वाला काम है ना, वो ऐसा नहीं है कि 19 के 19 मॉडल के साथ छेड़खानी करके देगा, नहीं। वो ऐसे मॉडल जो दो शब्दों में है, देखो जो दो शब्दों में, ये दो हैं, ये दो हैं, ये जो हैं, ठीक है, ऐसे मॉडल में वो छेड़खानी करने की कोशिश करता है, सब में नहीं करता है। तो ध्यान देना, उसने क्या किया, O2 का ओट बना दिया, सिर्फ छोटी सी छेड़खानी क्या की, 2 नहीं दिया। भाई जो मॉडल होते हैं ना, वो जैसे हमने पढ़े हैं ना, यदि वैसे ही मिले ना तो ही वो मॉडल होते हैं, अन्यथा वो मॉडल नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यदि कहीं पर O2 की बजाय ओट आया है तो ये गलत है, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, O2 करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि मॉडल में कोई छेड़खानी अलाउड नहीं है, ठीक है। यदि O2 लिखा हुआ है तो मॉडल है, लेकिन यदि ओट लिखा हुआ है तो मॉडल नहीं है। यूज्ड टू लिखा हुआ है तो मॉडल है, लेकिन यदि यूज्ड टू में, अब मान लो, देखो ध्यान से समझना, यूज्ड टू क्या है, मॉडल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो यूज्ड है या यूज टू आ जाए या यूजेस टू आ जाए, तो ये जो शब्द है ये इससे तो अलग है ना, तो ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल नहीं है। और अंतर क्या है भैया, जब ये मॉडल है तो ये अपने बाद V1 लेगा, और जब ये मॉडल नहीं है तो फिर ये मॉडल के नियम क्यों मानेगा, फिर ये कुछ और मानेगा। तो इस बात को समझिए, मॉडल में और सेमी मॉडल में कोई छेड़खानी अलाउड नहीं है, मतलब कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते आप। यानी कि ओट दे रखा तो काट के O2 करना पड़ेगा, ठीक है। यूज टू दे रखा है तो मॉडल है, नहीं दे रखा तो मॉडल नहीं है। अब आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं। देखिए, जो कैन मॉडल है इसको नेगेटिव करना है तो कैन सही है, और नेगेटिव करना है तो कैन नॉट लिख दो, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, कैन नॉट भी लिख सकते हो और कांट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। मॉडल्स के अंदर नोट लिखा जा सकता है, इतनी छेड़खानी अलाउड है। तो कैन भी सही है और नेगेटिव फॉर्म में ये सही है, तो इसी तरह सबका बन जाएगा। जैसे कुड है तो कुड नोट भी लिख सकते हो और आप कुडंट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो विल है उसका बन जाएगा विल नोट, या फिर इकट्ठा लिखना हो तो वोंट। तो ध्यान रखना, ये जो वोंट वर्ड होता है इसका मतलब होता है विल नोट। एक होता है बच्चों शेल, तो यदि अलग अलग लिखना है तो ऐसे लिख लो, और यदि मर्ज करके लिखना है तो शांट होता है। क्या होता है भैया, शांट होता है। इसी तरह एक मे होता है, तो
मे नोट लिख लो, और या फिर मेंट होता है, मेंट, ठीक है। इसके अलावा सारे इजी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे देखो मैं सीधा लिखता हूँ, ये तो आपको पता ही है, शुड है तो शुड का शुड नोट, वुड का वुड नोट, कुड का कुड नोट, लेकिन मैं वो वाले फॉर्म लिख रहा हूँ। जैसे मान लो शुडंट है तो शुडंट लिखना है, वुडंट लिखना है, तो इसमें कोई बहुत हैरानी परेशानी जैसा कुछ है नहीं। माइट नोट है तो माइटंट, मतलब वो एंटी लिखना है, तो मतलब ये तो इजी है। तो इतनी छेड़खानी हो सकती है। हाँ, इसमें याद करने लायक क्या है? इसमें याद करने लायक ये दो जरूर हैं, क्योंकि विल नोट को वॉन्ट और शैल नोट को शांट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओट टू, मॉडल है, इसके बाद V1 आएगा, ठीक है। यदि इसे नेगेटिव बनाना हो बच्चे, क्योंकि इनमें तो एक एक वर्ड था तो इनके पीछे लिख दिया नोट, लेकिन बच्चों ध्यान देना, इसका जो नेगेटिव फॉर्म होता है, ये इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं मॉडल्स में, ना जाने कहाँ से कितनी बारीकी से कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। O2 का मैं इतनी बारीकी पे लेके जाऊंगा कि कोई औकात नहीं कि एक शब्द भी रह जाए आपका। O2 का नेगेटिव फॉर्म पता है क्या होता है? नोट लगाना है। लेकिन बच्चों देखो, ये 2 है, ये V1 है। इंग्लिश में परमानेंट एक बात ध्यान रखना, यदि 2 + V1 बन रहा है तो इसके बीच में कुछ नहीं आता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूरी इंग्लिश में ये एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे आप, 2 और V1 के बीच में कुछ नहीं आता। तो वैसे तो नॉर्मली हम मॉडल के बाद नोट लगा रहे थे ना, तो हमें यहाँ पर नोट लगाना चाहिए था, लेकिन 2 और V1 के बीच में नहीं आता, इसलिए नोट यहाँ लगेगा। यानी कि ओट नोट 2 + V1। तो ध्यान रखना, कभी भी ओट 2 से नेगेटिव का क्वेश्चन आए तो नोट का प्रयोग ओट और 2 के बीच में होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह यूज्ड टू वाला क्वेश्चन है तो यूज्ड नोट 2 होगा, ठीक है। और आपने कहा सर इनका ऐसा ऐसा लिखना हो, तो देखो इसका ऐसा लिखना हो तो आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप इसको ये भी लिख सकते हैं ओटंट, और आप इसको लिख सकते हैं यूज्डंट, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मॉडल्स में कोई छेड़खानी अलाउड नहीं होती। हाँ, उसमें नोट जरूर लगा सकते हैं, वो छेड़खानी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। छेड़खानी का मतलब क्या है कि जो शब्द लिखा हुआ है, जैसे ये कुड लिखा हुआ है तो इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, जैसे O2 का 2 नहीं हटा सकते, तो मॉडल में छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन नोट लगा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। मतलब मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मॉडल में ना तो कुछ जोड़ सकते ना घटा सकते, हाँ नोट जरूर लगा सकते हैं उसके साथ, ऐसे दूरी पे भी लगा सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट और ध्यान रखना आपको कि O2 और use2 में जो नोट का प्रयोग है वो कहाँ होगा, ठीक है। और सभी मॉडल के बाद V1 आएगा, इसके ऊपर तो हम चर्चा एक बार नहीं हम कई बार कर चुके हैं। O2 में नोट कहाँ आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के साथ कोई छेड़खानी अलाउड नहीं होती है, इतनी बात तक हम पहुंच गए हैं। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पर दो मॉडल्स पढ़ा रहा हूं, दो मॉडल्स कंप्लीट करा रहा हूं, क्योंकि इन मॉडल्स का जो बिहेवियर है वो अन्य मॉडल से अलग है। मैं आपको यहाँ पर दो मॉडल्स कंप्लीट करा रहा हूँ, क्योंकि इन मॉडल्स का जो बिहेवियर है वो अन्य मॉडल से बिल्कुल अलग है। ये जो दो मॉडल्स हैं ये क्या हैं? ये है
एक तो आपका है नीड नोट और एक है आपका डेयर नोट। देखिए, इनके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये है मॉडल्स। कब तक? जब तक इनमें कोई छेड़खानी नहीं होती। इन दो शब्दों को बिल्कुल अलग से पढ़ो, बहुत जरूरी है। देखिए, इंग्लिश में आपको पता है कि जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और अकेली हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य नहीं लिखा जा सकता। यदि आपने हेल्पिंग लिखी है तो मेन भी लिखनी पड़ेगी। तो यदि मॉडल आया है तो उसके बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब ये मॉडल है तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी, तो मॉडल अपने बाद आने वाली मेन वर्ब को V1 में लेता है, पहली बात। अब इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर टू नहीं आएगा, क्योंकि टू का प्रयोग करने से सेंस बड़ी अच्छी बनती है। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल सिंपल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मॉडल के बाद आने वाली वर्ब V1 में आती है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कभी कोई प्रपोजिशन आती नहीं है, इसलिए टू का प्रयोग आएगा नहीं। इससे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, शी नीड नॉट टू हेल्प मी, शी नीड नॉट टू हेल्प मी, ही डेयर नॉट टू कॉल आवर PM, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा इसमें, ये शी है तो ये सब्जेक्ट है, ये नीड नोट है, नीड नोट मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल के बाद V1 चाहिए, ये रही V1, तो टू नहीं आएगा भाई। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। ही डेयर नोट, तो ये डेयर नोट है, ये मॉडल है, ये V1 है, टू नहीं आएगा। अब जब आप इनको बिना टू के पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो प्रैक्टिकल है, इसमें आपको ज़्यादा हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूं, ही प्ले या प्लेस क्रिकेट। मैंने आपको दो ऑप्शन दिए यहां पर, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझने की अप्रोच देखिए। ही प्ले क्रिकेट या ही प्लेस क्रिकेट, इन दोनों में कौन सा सही है? तो ये गलत है इसमें और ये सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो ध्यान से देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है जी। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक को दर्शाए। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? V1 में S या ES। तो ये जो ही है, ये कितने को दर्शा रहा है? एक को। तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब में S लगा हुआ है, तो ये आएगी, ये नहीं आएगी, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। अब ये बात मैंने क्यों समझाई आपको? इसलिए समझाई क्योंकि यदि पेपर में ये आ गया, ही नीड्स नॉट टू सोल्व माई प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, ही नीड्स नॉट टू सोल्व माई प्रॉब्लम, तो यहां पर देखिए, मेरे किसी भी बच्चे को ये लग सकता है कि ये तो एक है, ये तो एक है, तो उन्हें लगेगा कि नीड में एस लग गया तो क्या दिक्कत आ गई, क्योंकि लगता तो है एस, लगता तो है एस। तो बच्चों ध्यान देना, हमने कहा मॉडल्स जो होते हैं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ध्यान से देखिए, आपको बार बार लिखना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, परमानेंट ध्यान रखना इस बात को, आपका सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्यारे बच्चों सिंगुलर हो
या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। यदि पहली वर्ब मॉडल है तो सब्जेक्ट अपना प्रभाव किस पे डालता है? पहली पे। तो मॉडल पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी मॉडल पर। किसी भी मॉडल पर कोई भी यदि मॉडल है तो वो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से प्रभावित नहीं होता। इसलिए मॉडल में एस या ईएस जोड़ने जैसी कोई बेवकूफ़ी ना करें। तो यहां पर देखिए, आपने सोचा ही तो सिंगुलर है। भैया देखो, ये नीड नहीं है, ये नीड नोट है, और नीड नोट मॉडल होता है। तो इसमें आप एस नहीं जोड़ सकते। आप यदि ऐसा देते नीडेड नोट तो आप नहीं जोड़ सकते। कोई छेड़खानी मॉडल में आप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, मॉडल्स में एस या ईएस जोड़ना, मॉडल्स में ईडी जोड़ना, मॉडल्स में आईएनजी जोड़ना, ये सब गलत है। मॉडल में कोई छेड़खानी अलाउड नहीं होती है। तो हाँ, बस इतना देख लेना कि वो सही में वहां पर मॉडल है या नहीं। और नीड नोट जब तक है, नीड नोट जब तक है तब तक आप बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो पहला क्या किया आपने? एस हटा दिया। अब क्योंकि ये मॉडल है तो टू नहीं आएगा, तो टू भी आपको काटना पड़ेगा। ही नीड नॉट सोल्व माई प्रॉब्लम, ही नीड नॉट सोल्व माई प्रॉब्लम। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यदि थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा पढ़ा दो ना, ठीक है, थोड़ा सा बच्चे यदि ज्यादा पढ़ लें, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वो बेवकूफ़ी कर देते हैं। जैसे हमारी एक बच्ची हरितिमा, उसे चीज़ें आने लगी हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बेवकूफ़ी वाला काम कर देती है ना। तो अच्छे से समझ लो, ध्यान दे लो, गलती मत करना। मॉडल दिया हुआ है, पीछे टू दिया हुआ, टू को काटिए, इस एस को काटिए। तो पहली गलती क्या है? टू को काटने की। दूसरी गलती है, नीड नोट यदि दे रखा है तो कभी उसमें एस लगा दिया, कभी ईडी लगा दिया। डेयर नोट दे रखा है, एस लगा दिया, ईडी लगा दिया। तो वो वापस ठीक करना है, उसके बाद वापस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन इससे। अब इससे आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तीसरा। देखिए थर्ड, आपको पहले लिख के देगा सब्जेक्ट, फिर लिख के देगा नीड नोट या डेयर नोट। अब बच्चों ध्यान से देखना, यदि इसके बाद टू के बाद V1 लिखा हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इसको काट देंगे बीच से। यदि इस दौरान इसमें छेड़खानी कर रखी है नीड्स नोट, तो इसको भी सुधार देंगे। नीडेड नोट है, नीडेड नोट, तो इसको भी सुधार देंगे। डेयर्स नोट है तो इसको भी सुधार देंगे। डेयर्ड नोट है तो इसको भी सुधार देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। कब? जब पीछे 2 + V1 या सिर्फ V1 दे रखा है। लेकिन अब बच्चों, अब एक तीसरी कहानी आएगी, और वो तीसरी कहानी क्या है ध्यान से समझना। अब बच्चों आपको वो पहले लिख के देगा सब्जेक्ट, फिर लिख के देगा नीड नोट या डेयर नोट। अब बच्चों वो पता है क्या करेगा? अब बच्चों वो यहां पर क्या लिख के देगा? ऑब्जेक्ट लिख के दे देगा आपको। मतलब उसने नीड नोट और डेयर नोट तो लिख के दे दिया, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेन वर्ब नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट लिख दिया। और उसके बाद देगा 2 + V1 और फिर ऑब्जेक्ट। अब यदि आप इस क्वेश्चन को
ऐसा सोचेंगे, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, शी नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस। बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीड नॉट और डेयर नॉट, लेकिन सारी वैरायटी करा दूंगा मैं आपको। ही नीड नॉट एनी बुक टू टीच साइंस। देखो बच्चों, आपको ये पता है ना नीड नॉट मॉडल है, तो आप मॉडल के बाद देखो क्या है, एनी बुक ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है। बच्चों एक बात समझनी होगी हमें, ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब नहीं आती। तो आपने कहा सर ये तो आई है टू टीच, तो ये कुछ अलग मसला है बेटा, ये ओके है, इस टू को मत काट देना। यदि आप कभी भी मॉडल के बाद 2+V1 पाते हैं तो आपको ये 2 काट देना है, लेकिन मॉडल के बाद यदि आप ऑब्जेक्ट पाते हैं और उसके बाद 2+V1 पाते हैं तो आप इसे नहीं छेड़ सकते, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि यदि आप इसे मेन वर्ब मान लेंगे, मान लो चलो 1 मिनट के लिए मेन वर्ब मान लिया, ये हेल्पिंग ये मेन, तो यार हेल्पिंग और मेन के बीच में ऑब्जेक्ट कब से आने लगा, तो नहीं मानना है। तो अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, तो आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए बच्चों, बहुत गंभीरता से समझना है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गंभीरता से। इस क्वेश्चन की एक्चुअल कमी देखो क्या है। इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही पढ़ो आप, और इस क्वेश्चन की एक्चुअल कमी ये है, इसमें मॉडल तो है, इसमें मॉडल तो है, लेकिन मॉडल के बाद एक वर्ब हमेशा आनी चाहिए, वो वर्ब नहीं है। अब यदि नीड नोट और डेयर नोट के अलावा कोई भी मॉडल होता तो हम बी लिख देते, हम अपनी तरफ से वर्ब लगा देते, लेकिन नीड नोट और डेयर नोट में जब ऐसी स्थिति हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो बच्चों हमें क्या करना होता है, इसको उल्टा करना होता है। ये गलत है, इसको नीड नोट की जगह नोट नीड करना पड़ेगा और इसको डेयर नोट की जगह नोट डेयर करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ बच्चों, नोट होती है एडवर्ब और उसके बाद आती है मेन वर्ब, तो ये बन जाती है इससे मेन वर्ब। तो हमने कहा फिर हेल्पिंग, हेल्पिंग अपनी तरफ से दे देते हैं, स्थिति के अनुसार डू या डज में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे दो, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज दे देंगे, तो शी डज नॉट नीड एनी बुक टू टीच साइंस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भैया जब भी ये दो वर्ब नीड नॉट और डेयर नॉट यदि इस तरीके से लिखी हो कि इनके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो फिर हमें मेन वर्ब मैनेज करनी है। तो मेन वर्ब कैसे मैनेज करेंगे, इनको उल्टा करके, ताकि मीनिंग भी वही रहे। हमने कोई नई वर्ब इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये वर्ब खुद ही मीनिंग देने में सक्षम है। तो आंसर होगा शी डज नॉट नीड एनी कंप्यूटर टू टीच साइंस। एक क्वेश्चन और देते हैं। आई नीड नॉट एनी कंप्यूटर टू मेक अ कॉल। मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखिए बिल्कुल सीधा है, सरल है, बिल्कुल सहज। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये नीड नोट क्या है, मॉडल, दिमाग में बैठ जाना चाहिए ना अब तक तो। एनी कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट। भाई नीड नोट के बाद मॉडल के बाद तो V1 चाहिए, वो है नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया, तो घुमा दो, नोट नीड, कितना आसान है। और डू डज में से आई के लिए क्या आएगा, डू, आई डू नॉट नीड एनी कंप्यूटर टू मेक अ कॉल, बड़ा सिंपल है। तो यदि मॉडल के बाद नीड नोट और डेयर नोट के बाद वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर उन्हें तोड़ के ठीक कर लेते हैं। अब ये मॉडल नहीं है, अब ये मॉडल नहीं है, छेड़खानी कर दी तो मॉडल नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ना करें। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी भी क्या करेंगे,
वो ठीक है, उन्होंने डू डज लिख दिया, नोट लिख दिया, अबे ढक्कनो इसके बाद नीड और डेयर तो लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो थोड़ा देख लिया करो यार, ठीक है। जैसे हमारा बच्चा नीरज ऐसी गलती कर देता है, ठीक है, तो ऐसे मत करो। बहुत जरूरी है ढंग से समझना चीजों को, थोड़ा सा पेशेंस। कितनी धीरे पढ़ा रहा हूं, आप सोच के बताइए एक बार कि क्या इससे धीरे, क्या इससे सहज तरीके से बताया जा सकता है। और ये जो कहानी है ये सिर्फ नीड नोट और डेयर नोट के लिए ही है। अन्य कोई मॉडल हो जिसके बाद वर्ब ना लिखा हुआ हो तो हम अपनी तरफ से बी लगा देते हैं। जब कोई भी और मॉडल होता उसके पीछे वर्ब नहीं होती तो हम अपनी तरफ से बी लगा देते हैं, क्योंकि वो इजी होता है। लेकिन नीड नोट और डेयर नोट में बी नहीं लगा सकते, इसमें इन्हीं को ठीक करना होगा। तो अब कुल मिला के इन दोनों मॉडल की परिस्थितियां पूरी तरह मैं आपको अवगत करा दूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। शी नीड टू सोल्व माई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिए, दरअसल ये दोनों मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि जब तक नीड नोट है और डेयर नोट है, ध्यान से समझना, तब तक ये क्या है, मॉडल है। तब तक इनको क्या चाहिए, पीछे V1 चाहिए। लेकिन जैसे ही अकेला नीड रह गया, जैसे ही अकेला डेयर रह गया, तो ये मेन वर्ब है, जैसे इनके पीछे से नोट हट गया। अब जब ये मेन वर्ब है तो ये V1, V2, V3, V4, V5 सब में लिखी जा सकती है। तो अब देखिए, नीड के पीछे नोट है, नहीं है, तो भैया ये मेन वर्ब है, ये मॉडल नहीं है। और जब ये मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली पर डालेगा, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बनना पड़ेगा, तो नीड्स लिखना पड़ेगा। अब आपने कहा फिर सर इस टू का क्या? देखिए, जब नीड और डेयर, जब ये मेन वर्ब है तो इनके पीछे वाक्य में कहीं भी 2 + V1 आया तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये मेन वर्ब बन गया और एक मेन वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ना है तो कुछ तो चाहिए, तो इसलिए यहां पर 2 सही है। जब ये मॉडल है, जब तक पीछे नोट है इनके, तब तक ये मॉडल है, तब तक ना ये छेड़खानी सहन करेंगे ना ये बीच में 2 सहन करेंगे। तो कितनी छोटी छोटी लेकिन कितनी डिटेल्ड बातें हैं, इस बात को समझो। मैंने कहा दे डेयर्ड टू क्लाइंब दे डेयर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन 100% सही है। कैसे सही है? देखिए, ये क्या है, डेयर्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, नोट तो नहीं है इसके पीछे, तो ये मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब है तो ये अपने पीछे 2 + V1 ले सकते हैं। जब ये मॉडल है तब ये 2 नहीं लेंगे। जब ये मॉडल है ये एस या ES या ED जैसे शब्द नहीं ऐड करेंगे। तो ये तो बेसिक फंडा, 2 हटाना, एस या ES ED हटाना। बस एक मुश्किल फंडा है और वो ये है, ठीक है, ये मुश्किल फंडा है, इसको अच्छे से देख लेना कि यदि नीड नोट और डेयर नोट मॉडल है और उसके बाद वर्ब दी नहीं है तो उल्टी कर देंगे। और देखो अब क्या हुआ, यहां पर नीड बन गया मेन वर्ब, तो जब मेन वर्ब बन गया तो इसके बाद 2 + V1 आ सकता है। यहां पर जो नीड है वो बन गया मेन वर्ब, और जब मेन वर्ब बन गया तो इसके बाद 2 + V1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है आएगा, आ सकता है, जरूरी नहीं है आएगा, आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों, आप मुझे यहां तक की बात के बारे में अपना विचार व्यक्त करके स्पष्ट कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से कि यहां तक आपको परफेक्शन में ये दोनों मॉडल समझ आए कि नहीं, नीड नोट और डेयर नोट, ठीक है। इन दो मॉडल्स का अन्य कोई यूज नहीं है कि कब यूज करना है कब नहीं, इनसे क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। अभी मॉडल में स्ट्रक्चर रिलेटेड कहानी ही पढ़ रहे हैं आप कि भैया
मॉडल के बाद V1 आएगा, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। वो V1 कैसा कैसा तांडव करके आएगा, वो चीज आपने अभी महसूस कर ली होगी, इस बात को ध्यान रखिए। और एक छोटी सी चीज और है अभी नीड नोट और डेयर नोट के संदर्भ में। हमने कहा कि जो नीड नोट है और डेयर नोट है, जब तक ये एज इट इज है तब तक ये मॉडल है। बिल्कुल सही बात है, ये मॉडल है। जब ये मॉडल है तो ये अपने बाद V1 लेंगे, बीच में 2 नहीं लेंगे। ये अपने साथ S या ES या ED जैसे शब्द नहीं जोड़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि यदि नीड और डेयर यदि ये ऐसे हैं तो ये क्या है? तो ये सभी केसेस में मेन वर्ब का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, मेन वर्ब का काम। कब? जब इनके बाद नोट नहीं है, जब इनके बाद नोट नहीं है। लेकिन 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 एक केस ऐसा है, एक केस ऐसा है जब नीड और डेयर ये भी मॉडल बन सकते हैं, ये भी मॉडल बन सकते हैं। अब ये कौन सा केस है भाई? ये तो खतरनाक हो गई स्थिति, ये तो खतरनाक हो जाएगी स्थिति। ठहरिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हो यानी कि इंटरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, प्रश्नवाचक आता है। तो यदि बच्चों आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रश्नवाचक में नीड और डेयर लिखे हुए हो तो ये बिना नोट के ये मॉडल होते हैं। और बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसे मेन वर्ब मत मान लेना, और यहां पर जो मेन वर्ब है वो V1 में आएगी, 2 + V1 में नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा नीड यू डू दिस, तो देखिए हमें बुद्धि लगानी है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, तो ये मॉडल है, और ऐसे में ये V1 है। सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्यों में ये बिना नोट के भी मॉडल होते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये केस अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। तो नीड नोट और डेयर नोट में मेरे भाई कभी संभव नहीं कि इस जो मैंने पढ़ा दिया इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सके। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि नीड नोट और डेयर नोट के संदर्भ में इससे इतने से अलग उसकी कोई औकात हो क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन भैया इनमें से जितनी बातें पढ़ाई हैं इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड कि भैया कुछ भी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। तो ये हुए दोनों मॉडल, इनके सारे यूज। अभी 13 मॉडल होते हैं, 2 मॉडल खत्म हो गए पूरी तरह। इनमें यही सब बातें ध्यान रखनी है। और 13 के 13 मॉडल के क्या कॉमन रूल हैं वो भी हमने पढ़ा दिए। अब चलेंगे इससे आगे। अब आपको लग रहा होगा कि अब सर बचे हुए 11 पढ़ाएंगे, नहीं। अब आते हैं अगली बात पे। भैया मैं आपको फिर बता दूं, हम मॉडल्स की तीसरी क्लास में हैं और आप लोग मॉडल चैप्टर को पढ़ने के नाम पर क्या पढ़ते हैं? आप ये कहते हैं सर इंग्लिश हमें समझ नहीं आती, ये बात कहते हैं आप ये कहते हैं कि सर इंग्लिश ना मुश्किल है। सही बात है, ऐसा इसलिए है। आप ये भी कहते हैं कि सर जब हमने कोई चैप्टर पढ़ा सर तब तो उसके क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद नहीं होते, मिक्स में नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं बता रहा हूं। दरअसल मॉडल्स के नाम पर आपको एक बात पढ़ा के छोड़ दी जाती है।
कैन कब आएगा, कुड कब आएगा, विल कब आएगा, वुड कब आएगा, और आप भी इसी में खुश हैं, आप भी इसी में संतुष्ट हैं कि हाँ यार कैन कब आएगा, विल कब आएगा, वुड कब आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बात को सिर्फ एक बार कहा जाता है कि मॉडल के बाद V1 आएगा। एक लाइन में आपने पढ़ लिया मॉडल के बाद V1 आएगा। अब आपको पता है मॉडल आएगा और मॉडल के बाद V1 आएगा, और कैसे वो V1 आएगा, इसी को मैं पिछले 2 घंटे 40 मिनट से पढ़ा रहा हूं, और हर स्टेप पे नई नई चीजें करा रहा हूं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए भ्राता कि यदि आप मॉडल चैप्टर का आज से सिर्फ ये समझेंगे कि मॉडल का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि मॉडल के बाद तो कैन कब आएगा, कुड कब आएगा, जब आप अपने कंटेंट को इतना सीमित मानेंगे तो ये दिक्कत आपकी है, फिर आपको कभी नहीं आएगी इंग्लिश, क्योंकि आप मूल आत्मा तो छोड़ के ही चले गए। और अभी तो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अभी तो मॉडल का कैन कब आएगा, कुड कब आएगा, विल कब आएगा, वुड कब आएगा, इससे पहले एक और बहुत दमदार कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। अब वो कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे कैन कब, कुड कब, विल कब, वुड कब, शैल कब, शुड कब, फिर वो बाद में करेंगे। और वो चेक भी बाद में ही करना होता है, पहले ये सब चीजें चेक करनी होती है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप हम बात करने वाले हैं। तो अभी इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो कैन कब, कुड कब, विल कब, वुड कब। अब आ जाओ अगली बात पे। अब है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कैन मॉडल है, कैन, तुम्हें क्या लगता है हर मॉडल कितने टाइप का होता है? भयानक स्थिति है बच्चों। 13 मॉडल, 6 सेमी मॉडल, 19 के 19 मॉडल को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे। ये जो कैन है ना, तुम तो इस बात पे लड़ते रहते हो कि कैन कब आएगा और कब नहीं आएगा, तुम तो इस बात पर लगे रहते हो, तुम तो इस बात पर टाइम लगाते रहते हो कि कैन कब आएगा और कब नहीं आएगा। आपको मैं बता दूं कैन 4 टाइप का होता है। आपने कहा सर ये कैसी बकवास है? बकवास है, बिल्कुल बकवास है। कैन क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद क्या आएगा? V1, बिल्कुल सही बात। तो ये तो सबको पता है, कैन, कैन के बाद V1। अब हमने कहा कि, मैंने कहा कैन के बाद V1 आएगा, कोई भी मॉडल उसके बाद V1 आएगा, लेकिन कैन 4 प्रकार का कैसे हुआ? तो सबसे पहले आपको बता दें कि मेरे भाई जो कैन है, या सभी मॉडल की बात हो रही है, मैं तो एग्जांपल कैन का ले रहा हूं। कैन को लिखने के 2 तरीके होते हैं। आपने कहा सर आप अभी तो कह रहे थे 4 होते हैं, रुको तो। कैन को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि कैन का प्रयोग आप इंडेफिनेट फॉर्मेट में कर रहे हैं, और दूसरा होता है कैन का प्रयोग आप परफेक्ट फॉर्मेट में कर रहे हैं। यानी कि कैन को आप इंडेफिनेट में लिख रहे हैं, ठीक है, या परफेक्ट में लिख रहे हैं, पहला सवाल ये है। उसके बाद भी एक सवाल है कि इंडेफिनेट में लिख रहे हो तो एक्टिव वॉइस में लिख रहे हो कि पैसिव वॉइस में लिख रहे हो, ठीक है जी। और परफेक्ट में लिख रहे हो तो एक्टिव में लिख रहे हो कि पैसिव में लिख रहे हो। आपने कहा सर ये कहानी क्या है? मैं आपको बताता हूं। मान लो कैन है आपका मॉडल और प्ले है आपकी वर्ब। तो जब आप कैन को इंडेफिनेट के एक्टिव में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कैन प्ले, ठीक है जी। लेकिन यदि आप कैन को ही इंडेफिनेट के पैसिव में लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, भाई कैन बी प्लेड। अभी भी कैन के बाद V1 ही आया है,
यदि आप कैन को परफेक्ट में लिखेंगे और एक्टिव में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कैन हैव प्लेड, और जब आप कैन को पैसिव में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कैन हैव बीन प्लेड। पता है, एक क्वेश्चन देगा वो, एक क्वेश्चन देगा खालिस्तान का, मॉडल चैप्टर का। कहानी को पूरी शिद्दत से समझिए, इसको समझाने में कल की पूरी क्लास लगेगी, वेट कीजिए, समझ आएगा, बेहतरीन समझ आएगा। लेकिन आप मॉडल के खालिस्तान भरने जाएंगे ना पेपर में, आप ये पढ़ के जाएंगे कैन कब आएगा, कुड कब आएगा, विल कब आएगा, वुड कब आएगा, और उस हरामखोर ने ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तुम्हें। अब तुम बैठ के रो लो वहां तुम्हारी दादी को, ठीक है, कि ये पढ़ के गए थे ना तुम तो, कैन कब आएगा, कुड कब आएगा, विल कब आएगा, वुड कब आएगा, ये तो सारे ही कैन दे रखे हैं दूसरे ने, ठीक है। तो भैया मॉडल कहानी क्या है, आज मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। अब आपको पढ़ना है कि मॉडल का इंडेफिनेट यूज, सभी मॉडल का, वर्सेस उनका परफेक्ट यूज। पहले तो आपको यह पता करना है कि किस प्रकार के वाक्यों में मॉडल को इंडेफिनेट लिखा जाता है और किस प्रकार के वाक्यों में मॉडल को परफेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एक तो यह समझना पड़ेगा, फिर आपको यह समझना पड़ेगा किस प्रकार की परिस्थितियों को एक्टिव लिखा जाता है और किस प्रकार की परिस्थितियों को पैसिव लिखा जाता है। तो पहले तो यह पता कर लो कि इंडेफिनिट लिखना है या परफेक्ट, और फिर पता कर लो एक्टिव लिखना है या पैसिव। ऐसे ही सबके बनेंगे, और 4 टाइप की 8 बनने में देर नहीं लगेंगी। एक ऑप्शन वो ये भी दे सकता है कैन नॉट प्ले, थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर कैन नॉट बी प्लेड, कांट बी प्लेड, एक ही टाइप से ऑप्शन देख लो कितने बन जाएंगे। कैन नॉट हैव प्लेड, तुम कहां मॉडल के छोटे मोटे लेवल में पढ़े हो। कैन नॉट हैव बीन प्लेड, खौफनाक, खतरनाक, अल्टीमेट, डेंजरस। एक मॉडल को 8 तरीके से लिखा जा सकता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम 4 ऑप्शन आएंगे कैन, माइट, शुड, वुड, और तुम इस बेस पे उत्तर मार के निकल लोगे, भूल जाना। कैन से 8 टाइप के ऑप्शन बनेंगे, कुड से 8 टाइप के ऑप्शन बनेंगे, विल से 8 टाइप के बनेंगे, वुड से 8 टाइप के बनेंगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगले भाग में इसकी अंडरस्टैंडिंग लेके और फिर उससे अगले भाग में पढ़ेंगे। ये तो बहुत छोटा हिस्सा है कि कैन कब, कुड कब, विल कब, वुड कब, मे कब, माइट कब, ये तो चुटकियों का खेल है, ये तो सबको पता होता है। असली कहानी तो ये है, इस कहानी को लेके आओ ना मजे में, इस कहानी को। तो बोलिए, यहां तक की कहानी आपको समझ आई, नहीं आई, फील आया? अपने कमेंट से मुझे बताने का प्रयास जरूर करें। तो ये है हमारे अगले भाग में पढ़ने का मसाला। तो हमने आज जो पढ़ा वो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही शानदार था, बहुत ही डेंजरस था, और कल जो पढ़ेंगे वो इससे भी ऊपर की कोटि का होगा। मैं ये नहीं सोचता बच्चों पढ़ाते हुए कि मेरा मॉडल, देखिए मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने कहा था मॉडल 4 भाग में हो जाएगा, 4 क्लास में हो जाएगा। लेकिन यदि मुझे पढ़ाते हुए मेरी अंतरात्मा से एक एक बात बताते हुए मैं समय नहीं देखता, 4 की जगह 6 भाग हो जाएंगे। मसला क्या है, आपको समझ आना कि 4 भाग में कंप्लीट होना।
आपको समझ आना। तुम लोग प्योर हिंदी माध्यम से हो, बेसिक बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी इंग्लिश नहीं आती है, और तुम्हारे लिए इंग्लिश ही सबसे बड़ा रोड़ा है, और उसको निकालने का जो रियल मेथड है वो मेरे पास है। टीचर्स के पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैं ये कभी नहीं कहता कि किसी टीचर के पास नॉलेज नहीं है, बट एक्चुअली में इस भाव को समझना कि बच्चा कहां स्ट्रगल कर रहा है और कौन सी बात उसे बिल्कुल पता ही नहीं है, कौन सी बात किताबों में ही नहीं है। दरअसल देखिए, टीचर्स के पास नॉलेज बहुत है, किसी टीचर को हम डिफेम नहीं करते, लेकिन जब टीचर पढ़ाने आ रहा है, चाहे वो बहुत बड़ा टीचर है, यदि उसका मकसद भी सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा, तो बच्चों इस बात को आप समझ लो कि वो आपको वही पढ़ा के जा रहा है जो किताबों में लिखा हुआ है, और उससे आपका काम नहीं चल रहा। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि मुझे भी सिर्फ पैसा कमाना हो तो आपको पता है पिछले 45 दिन से YouTube पर मैंने कोई क्लास नहीं ली है। फ्रॉम लास्ट 45 डेज आई डोंट टेक एनी क्लास ऑन YouTube। 45 दिन हो गए, मेरे हेल्थ खराब है, मैं 3-4 लेक्चर ही ले सकता हूं, तो मैं अपने पेड बच्चों को पढ़ा रहा हूं। वरना मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं 5 दिन जो आप लोगों को ग्रामर पढ़ाता हूं, बल्कि मैं आप सबके बैच में 2-2 क्लास दे रहा हूं, एक ग्रामर की दे रहा हूं, एक वोकैब की दे रहा हूं। मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं एक क्लास आपकी हटा के यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्राउड वो है जो मेरी एप्लीकेशन पे है, जिन्होंने चाहे 5,000 दे के बैच खरीदा, चाहे 500 दे के खरीदा। मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और मैं उनको बहुत बहुत मजबूत करना चाहता हूँ। यूट्यूब पर जब मैं सहज रहूंगा मैं क्लास ले लूंगा। यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए 4 बच्चे मुझे गाली दे सकते हैं कि यूट्यूब पर रेगुलर नहीं पढ़ाते, लेकिन भैया मैं तो अपना कोर्स बेचने के लिए भी यूट्यूब पे नहीं जाता, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको बेस्ट लेवल पढ़ाऊंगा, ये नहीं देखूंगा कितनी क्लास में टॉपिक हुआ कितने में नहीं हुआ, बट आपको अंदर तक फील करा दूंगा। अब वो आपके ऊपर बात है कि आप उसको कितना डेडिकेटेडली सीखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई बात कहना चाहें तो कमेंट करें, मैं एक एक कमेंट पर ध्यान दूंगा।